हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। मैं एक नई सीरीज ला रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर एंड ऑप्शन की सारी डिटेल देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो भी लाएंगे कि जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाए कि एट द मनी, इन द मनी, फिर कॉल पुट, या फिर जो लोग मार्जिन रिलेटेड बात करते हैं तो ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है एक्चुअल में। फिर हम बात करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि किस तरह से आप अपना मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं और कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है और ये मार्जिन कैलकुलेशन किस तरह से होता है। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड हम बाद में कुछ मैं जो पर्सनल स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ कि कैसे आप मंथली इनकम कमा सकते हैं ऑप्शन के जरिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड आगे हम जिस तरह से आप सभी की क्वेरी आएंगी उस तरह से मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरे फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज के वीडियो आए तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक्स क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब फ्यूचर एंड ऑप्शन चालू कर देते हैं और कुछ बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं, उसके बाद उसको समझ आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो काम करने का तरीका है कुछ अलग तरह का है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल तो आपको समझ में आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो जब फ्यूचर की बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो एग्जांपल देता हूँ वो एग्जांपल आप याद रखेंगे तो आपको ये जो सारे फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है और वो बिजनेस में आप कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब एक्सपोर्ट करते हैं तब आपको पता है कि डॉलर की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने ये बिजनेस में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग किया है वो मैन्युफैक्चरिंग की हुई चीज़ की प्राइस है 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे एक मोटा मोटा मान लेता हूँ कि $10 का प्राइस निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि रुपीज़ और डॉलर का जो प्राइस का वो है वो 100 रुपीज़ का है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये जो 100 रुपीज़ की प्राइस फ्लक्चुएट होगी 1 या 2%, 1% या 2%, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 1 या 2% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है। तो इसके अंदर अगर 1 से 2% आपका प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है तो आपने जो भी कैलकुलेशन किया होगा कि इस तरह से मैं बिजनेस ग्रो करूंगा या फिर इस तरह से मैं अपने एक्सपेंसेस को काउंटर करूंगा, तो वो सारा कैलकुलेशन आपका बिगड़ सकता है। तो इसीलिए ऐसे बिजनेस के जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो जनरली अपना डॉलर का प्राइस फिक्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाई जिसकी प्राइस थी $10। अब आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया है कि जो बाहर की पार्टी है उसको तो डॉलर में ये चीज़ लेनी है, लेकिन आपने उसको बोल दिया कि ये चीज़ मैं आपको डॉलर में नहीं, मैं आपको रुपीज़ में दूंगा। मतलब मान लीजिए कि अभी 75 रुपीज़ प्राइस चल रहा है तो मैं आपको ये चीज़ 750 रुपीज़ में दूंगा। अब चाहे डॉलर की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको ये जो चीज़ है उसको मैं 750 रुपीज़ में दूंगा। अब मान लीजिए कि डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है तो फिर क्या होगा कि जो इंपोर्ट करने वाली पार्टी है कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी को यहाँ पे फायदा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि डॉलर की प्राइस नीचे जाती है तो फिर किसको घाटा होगा? तो घाटा होगा बिजनेसमैन का। लेकिन बिजनेसमैन अपना यहाँ पे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता और रिस्क एडजस्ट करना चाहता है, तो इसीलिए उसने एक फ्यूचर प्राइस डिसाइड कर ली कि इतने रुपीज़ की प्राइस पे ही मैं मेरी प्रोडक्ट बेचूंगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मार्केट के अंदर भी होता है कि मान लीजिए कि निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 17,300। ठीक है, अब किसी को 17,300 की प्राइस पे निफ्टी को बाय करना है। मान लीजिए कि आप निफ्टी बी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको निफ्टी बी बाय करना है और अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 17,300, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है और आपको ये जो निफ्टी है उसको फ्यूचर में बाय करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास अभी सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ही है। तो मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपए के निफ्टी लेने हैं, लेकिन आपके पास अभी है 1 लाख रुपीज़। आपके पास फ्यूचर में 2 या 3 महीने के बाद ये बाकी के 9 लाख रुपए आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट दे के यहाँ पे निफ्टी का एक फ्यूचर का लॉट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 महीने में निफ्टी ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तब मैं इसको सेम प्राइस पे बाय कर लूँगा और वहाँ पे मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 3 मंथ के बाद निफ्टी का प्राइस हो जाता है 18,000। तो यहाँ पे आपने अभी से ही इसको बाय कर लिया
तो जब आपको एक्चुअल में इसको परचेस करेंगे तभी भी आपको ये वाली प्राइस में आपने फ्यूचर का लॉट बाय कर लिया है, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 700 इंटू निफ्टी का लॉट, मतलब अभी निफ्टी का लॉट है 50 का, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो 35,000 बन सकता है। और सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हैं और ये जो 10 लाख रुपए के शेयर्स है वो ऑलमोस्ट निफ्टी में जो शेयर्स है उसी तरह के शेयर है, तो निफ्टी के साथ ही आपका पोर्टफोलियो भी अप डाउन हो रहा है। अब मान लीजिए कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया था, अब यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, अब मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा गिरना चालू हो गया, अब यहाँ पे आप पैनिक हो गए, अब क्या करें, आप ये पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देंगे या फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि मान लीजिए कि आपको ये पूरा पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है, आपके शेयर्स एज इट इज रखने हैं, तो आप यहाँ पे फ्यूचर का निफ्टी का एक लॉट सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि प्राइस नीचे भी जाएगा तो ये जो प्राइस डिफरेंस है उतना आपको फ्यूचर निफ्टी आपने जो सेल किया है वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो रिस्क था इतना नीचे आने का, वो रिस्क आपका एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से आप फ्यूचर के अंदर अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्यूचर की बात। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन को समझना भी काफ़ी आसान है। ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन। तो ये दोनों तरह के ऑप्शन को हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ रही है और ये प्रॉपर्टी की प्राइस है 50 लाख रुपए, ठीक है। अब 50 लाख रुपए आपके पास है नहीं, आपके पास मान लीजिए कि 6 महीने के बाद 50 लाख आने वाले हैं। तो आप क्या करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी ओनर है उसको 1 लाख रुपए का एक टोकन अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 मंथ के बाद जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप प्रॉपर्टी ओनर को बाकी के 50 लाख रुपए दे के ये घर अपना ओन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 लाख रुपीस है वो आपका प्रीमियम है, मतलब कि आपने इसको जुबान दे दिया कि ये घर मुझे लेना है और 50 लाख रुपए में लेना है। अब आप ये प्रॉपर्टी लेने के लिए इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि माइट भी 6 मंथ के बाद इस प्रॉपर्टी की प्राइस 50 लाख से बढ़कर 60 लाख रुपए हो सकती है। तो इसीलिए आप इंटरेस्टेड है इस प्रॉपर्टी को अभी बाय करने के लिए। अदरवाइज तो आपके पास जब पैसे आएंगे तभी भी आप इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टोकन है इसको हम प्रीमियम बोलेंगे। अब मान लीजिए कि 6 मंथ के बाद इस प्रॉपर्टी का प्राइस 60 लाख हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी सेलर है वो आपको जुबान दे चुका है कि आपको मैं 50 लाख रुपए में प्रॉपर्टी दूंगा। तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ? 50 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दाव उल्टा पड़ गया और आपका जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो 60 की जगह पे 40 लाख रुपए हो गया। तो अभी प्रॉपर्टी ओनर बोलेगा कि मैंने तो आपको 50 लाख में बोला था, अब आपको ये 50 लाख में लेना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि ठीक है, मैंने आपको जो टोकन अमाउंट दिया था वो मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेना है, क्योंकि मैं मार्केट में इसको 40 लाख में भी परचेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो बायर है वो बायर के पास एक ऑप्शन है कि ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं एग्जीक्यूट करूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे बायर ने एक प्रीमियम दिया है। तो ये प्रीमियम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग ये प्रीमियम को एक प्राइस की तरह समझते हैं कि जैसे हमारा नॉर्मल स्टॉक प्राइस होता है। मान लीजिए कि अभी रिलायंस का शेयर प्राइस है वो 2300 है और उसका शेयर प्राइस 1 साल के बाद 3000 हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह का जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है, सिमिलरली लोग समझते हैं कि जो प्रीमियम है वो भी सेम तरह की प्राइस है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑप्शन में इसीलिए घुस जाते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार देखा है कि 10 रुपये वाला जो कॉल ऑप्शन था वो अचानक से एक दिन के अंदर ही 100 रुपये हो गया। तो यहाँ पे ये जो प्राइस मूवमेंट है वो 10 टाइम हो गई। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ये जो 10 रुपीज़ से 100 रुपीज़ जो हुआ है वो एक्चुअली प्राइस नहीं है, ये है प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम और प्राइस के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो अगर 40 लाख रुपए इसका प्राइस हो जाता है तो फिर यहाँ पे ऑप्शन बायर है उसका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी ये बाय नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे घाटा किसको हुआ? घाटा हुआ ऑप्शन सेलर को, मतलब कि जो प्रॉपर्टी ओनर था उसको घाटा हो गया क्योंकि उसने इसको जुबान दे दी कि मैं आपको 50 लाख में ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन ये बंदे ने ये प्रॉपर्टी नहीं ली क्योंकि इसकी प्राइस कम हो गई थी। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो कॉल ऑप्शन का है। तो जब भी ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन बाय करता है और इसकी प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को
फायदा होता है, और जब भी प्राइस नीचे जाती है तब ऑप्शन बायर को यहाँ पे घाटा होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर जाने की संभावना है वो अनलिमिटेड है, मतलब कि कितनी भी प्राइस ऊपर जा सकती है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन डाउन साइड जो रिस्क है ऑप्शन बायर का वो ओनली एंड ओनली 1 लाख रुपीज़ का है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम ऑप्शन सेलर का रिस्क देखें कि जो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा था उतना ही घाटा ऑप्शन सेलर को होगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन बायर को नीचे जाने पे जो घाटा हो रहा था उतना ही प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को हो रहा है। अब ये सारी चीज़ों का हम निफ्टी से कोरिलेट करके भी बाद में देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पुट ऑप्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन को हम एक इंश्योरेंस के एग्जांपल से समझेंगे कि इंश्योरेंस जो है वो वन टाइप ऑफ पुट ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आपने 1 करोड़ रुपीज़ का पॉलिसी लेके रखा है। अब आपने जब भी ये पॉलिसी लिया होगा तो ओबियसली आपने ध्यान में रखा होगा कि अगर बाय चांस एक्सीडेंटली आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो डिपेंडेंट है उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑफकोर्स आपके जाने के बाद आपकी तो कमी रहेगी, लेकिन फाइनेंशियली उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो रिस्क है वो कवर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको हर साल कुछ प्रीमियम दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि 20K का प्रीमियम दे रहे हैं 1 करोड़ रुपीज़ के कवर के लिए। तो ये प्रीमियम आपने फॉर 1 ईयर के लिए दिया है। तो सिमिलरली आप जब निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब आपका जो डाउन साइड रिस्क है, मतलब कि मान लीजिए कि अचानक से मार्केट गिर जाता है तो वो वाला जो रिस्क है उसके बदले में आप इंश्योरेंस भी एक ले सकते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस है वो आप पुट ऑप्शन के जरिए ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है तो ये जो 20,000 रुपीज़ है वो ऑप्शन सेलर को मिल जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है उसको मिल गई। अगर यहाँ पे इस बंदे को कुछ हो जाता है जिसने भी ये ऑप्शन बाय किया है, तो ये ऑप्शन बायर को कब पैसे मिलेंगे? जब एक्सीडेंट होता है तब। तो यहाँ पे सिमिलरली मान लेते हैं कि हमने निफ्टी अभी 17,300 चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ से निफ्टी 16,000 भी जा सकता है। तो आपने क्या किया कि 17,200 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। ठीक है, अब जब पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो क्या होगा कि आपने इसके लिए एक प्रीमियम अमाउंट दे दिया 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पुट जितना भी नीचे जाएगा, यहाँ से 1700-200 से जितना भी नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बनता जाएगा, और ये जो प्रॉफिट है वो किसको लॉस होगा? ऑप्शन सेलर को। ठीक है, तो उसके बदले में आपने क्या किया? 100 रुपीज़ का एक प्रीमियम दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि निफ्टी 17,200 के नीचे गया ही नहीं, उसके ऊपर ही एक्सपायरी के डेट क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे आपने जो 100 रुपये प्रीमियम दिया था वो आपका प्रीमियम पूरे का पूरा चला जाएगा। तो यही बेसिक कंसेप्ट थे फ्यूचर एंड ऑप्शन के। अभी हम एक बार ऑप्स्ट्रा में जाके देख लेते हैं कि किस तरह से आप निफ्टी के अंदर ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन ओपन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में आप यहाँ पे फ्यूचर करेंगे और यहाँ पे मैंने निफ्टी लिया है। तो यहाँ पे ये जो निफ्टी है वो निफ्टी अंडरलाइंग एसेट है। तो यहाँ पे निफ्टी के बदले यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, जैसे बैंक निफ्टी, आरती इंडस्ट्री, एबीबी। तो यहाँ पे ये सारे जो स्टॉक्स है वो सारे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक्स है, मतलब कि ये सारे स्टॉक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से कुछ कंपनी के अंदर ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की पोजीशन बना सकते हैं, सभी कंपनी के अंदर ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ 150-200 कंपनियाँ होती है कि जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे हम निफ्टी ले लेते हैं। तो निफ्टी का यहाँ पे फ्यूचर मैंने लिया है। तो फ्यूचर में जब आप एक्सपायरी में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी एक्सपायरी दिखेगी। ठीक है, अब एक्सपायरी का मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उतने टाइम तक का ही है। तो जैसे हमने प्रॉपर्टी के केस में देखा था कि आपने एक टोकन अमाउंट दिया था कि 1 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ, 6 महीने के बाद मैं आपसे ये प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में लूँगा। तो यहाँ पे जो 6 मंथ का पीरियड है वो 6 मंथ का पीरियड है आपकी एक्सपायरी। मतलब मान लीजिए कि 6 मंथ के बाद वो बंदा पैसा देता है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया है। मतलब कि जो प्रॉपर्टी सेलर है वो आपको 1 लाख रुपीज़ वापस नहीं करेगा और सामने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ एक्सपायरी डेट्स होती है। तो मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि 3 महीने तक मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो यहाँ पे आपने 30 जून का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि फ्यूचर के अंदर आप नेक्स्ट 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने निफ्टी लिया इसीलिए यहाँ पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। अदरवाइज आप आरती इंडस्ट्री या ऐसे कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते तो यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेंगे जो मंथली एक्सपायर होते हैं। तो मंथली एक्सपायरी होती है आपको हर मंथ के लास्ट थर्सडे को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे बाय करना है, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको सेल करना है। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर। अभी हम देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दो तीन चीज़ आ जाएगी, जैसे एक्सपायरी डेट आ गई, फिर एक आ गया स्ट्राइक प्राइस, एंड फिर आ गया कॉल या पुट। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी है वो इससे ऊपर जाएगा तो फिर आपको कॉल सिलेक्ट करना है बाइंग के लिए। और यहाँ पे आप मान लीजिए कि अभी निफ्टी का प्राइस 17,300 चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 31 मार्च, मतलब 31 मार्च की एक्सपायरी के बाद ये जो निफ्टी है 17,500 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन है और एक कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना चल रहा है 200 रुपीज़। तो अगर आप यहाँ पे 200 रुपीज़ में बाय करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 लॉट साइज है, तो एक लॉट के अंदर 50 क्वांटिटी रहती है, तो यहाँ पे आपको 50 इंटू 200 मतलब 10,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपये का प्रीमियम दे देते और आपका मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ पे 17,500 से ऊपर चला गया, तो 17,500 से जितना भी ऊपर जाएगा इंटू आप 50 कर लीजिए, उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब सिमिलरली हम यहाँ पे पुट का भी बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है 16,500 से नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। मैं सेम एक्सपायरी डेट का ले लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 81 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको सिंपल 81 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है। तो मैं यहाँ पे 80 इंटू 50 मतलब 4,000 रुपीज़ का आपको प्रीमियम पे करना है। और अगर मान लीजिए कि निफ्टी 16,500 से नीचे जाता है तो जितना भी नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ब्रेक इवन पे कब आएंगे, तो 16,500 प्लस आपने प्रीमियम दिया 81, तो यहाँ पे निफ्टी अगर 16,581 से नीचे जाता है तब आपको प्रॉफिट होना चालू होगा। सिमिलरली कॉल ऑप्शन में भी जब 17,500 का हमने देखा था तो वहाँ पे आपका प्रीमियम था 200, तो 17,700 से ऊपर जब जाना चालू होगा निफ्टी तब आपका प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या होती है और वो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, और ये जो सिंबल है वो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अंदर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वो सारा डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट सेकंड वीडियो आए तब आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनके तक भी ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का नॉलेज पहुंच सके। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।